चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक इतिहास का भी एक नया सीरीज चालू करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं। इतिहास, आखिरकार इतिहास कहते किसे हैं बाबू? तो आराम से समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार इतिहास किसे कहते हैं। तो देखो वो ये इतिहास लिखे हैं, इसको दो भागों में विभाजन करने का प्रयास करेंगे, इति और हास। इति का मतलब होता होगा बाबू ऐसा, अवश्य ही, हुआ, होगा। और हास का मतलब होता है बाबू कोई घटना, मतलब ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा? घटना। इसी को तो हम बोलते हैं क्या? इतिहास। यानी इसका अर्थ क्या निकला? अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास। इसका यही ना अर्थ निकला, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या बोले थे बाबू? इतिहास। इति को दो भागों में विभाजित करके हम समझने का प्रयास किए, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है बाबू ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हास मतलब घटना। ऐसा अवश्य नहीं होगा। क्या हुआ होगा बाबू? घटना। इसी घटना को हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहते हैं। यानी इससे हमको परिभाषा हम क्या निकाले? अतीत का। अतीत मतलब जो पहले बीत चुका है, इसका परिभाषा क्या निकाले बाबू? अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक या पिता किसे बोला जाता है बाबू? हेरोडोटस को बोला जाता है, जो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे बाबू? यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे। जहाँ कहाँ रहते थे? यूनान में। इसी को इतिहास के क्या बोला जाता है बाबू? पिता या जनक। किसको बोला जाता है बाबू? हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? यूनान के रहने वाले थे। लेकिन एक परिभाषा और इतिहासकार के समझते हैं बाबू। इतिहासकार क्या आखिर पर परिभाषा देते हैं? तो इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्णनम बोलते हैं बाबू कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर जो चलता रहता है उसी को तो हम इतिहास बोलते हैं। कोई बात नहीं, लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। बोलते हैं बाबू डॉक्टर एस कृष्णनम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इतिहास, क्या बोलते हैं बाबू? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच। क्या बोलते हैं? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच। क्या बोल रहे हैं बाबू? वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला ही क्या कहता है? निरंतर चलने या रहने वाला ही क्या कहलाता है बाबू? विषय। क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चलो एक वर्ड के समझते हैं। अतीत मतलब क्या होता है? अतीत मतलब बाबू जो बीत चुका हो या बीत चुका है। अब समझते हैं बाबू क्या वर्तमान मतलब क्या होता है। एक चीज समझेंगे, टेंशन नहीं है। वर्तमान मतलब बाबू जो चल रहा है या जो गुजर रहा है। अब आखिरकार बाबू भविष्य काल में क्या समझेंगे बाबू? जो आने वाला है। भविष्य मतलब बाबू जो आने वाला है। इसी को डॉक्टर एस कृष्णन समझाने का प्रयास किए हैं बाबू। अतीत मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है या गुजर रहा है, और भविष्य मतलब जो आने वाला है। यही सब आपस में निरंतर, क्या बोला है बाबू? इसको निरंतर बोलते हैं, एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं क्या? निरंतर चलने वाली या निरंतर जो रहने वाला है उसी को तो हम इतिहास बोलते हैं। ये कौन बोले? डॉक्टर श्री कृष्णन। आया समझ में बाबू? अब आपके चैप्टर पर डायरेक्ट आते हैं। ऐसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है बाबू, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने का प्रयास करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका चैप्टर का नाम क्या है बाबू? आपका चैप्टर का नाम है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप तो ठीक समझ रहे हैं कि यूरोप एक देश होगा। क्या होगा यूरोप बाबू? एक देश होगा।
क्या होगा? एक देश थोड़ी होगा, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं। यानी हम बोलेंगे आप मान जाएंगे? नहीं, यूरोप में बहुत सारे देश होगा। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही समझने का प्रयास करेंगे बाबू। तो पहले यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमको समझना क्या है कि आखिरकार राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, यही नहीं समझने का प्रयास करते हैं बाबू। तो राष्ट्रवाद कैसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्या है, तो लिखने का तो इतना नहीं लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा और लिखने का भी प्रयास, अगर लिखना आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, हम समझाते भी हैं, क्योंकि परिभाषा है बाबू। देखो, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक मतलब बाबू जो हम लोग समाज में रह रहे हैं, ऐसा परिकल्पना यानी कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान है। जिस राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जो किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, जो किसी भी छोरों में क्या होती है बाबू, अहम योगदान होती है, महत्वपूर्ण योगदान होती है। अर्थात इस भाषा में दूसरा भाषा में, अर्थात किसी भी देश का विकास, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है बाबू, राष्ट्रवाद कहलाता है। छोड़ी सबने समझ में आया ना बाबू। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 19वीं शताब्दी में हुआ था। या पूछ देगा राष्ट्रवाद क्या है, तो एकदम आराम से लिख देंगे, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। 2 नंबर फोकट में। ये चीज भी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा परिभाषा समझने करते हैं प्रयास बाबू। ये भी परिभाषा नहीं समझ में आया, नहीं ना आया, चलो दूसरा परिभाषा समझते। एकदम आसान भाषा हम समझेंगे। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये भी परिभाषा नहीं याद हुआ, ये भी समझ में नहीं आया, छोड़ो अगला परिभाषा पढ़ते हैं। और क्या, जिस व्यक्ति में भावना पनपती है किसके प्रति, देश के प्रति, उसे हम राष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। फिर भी नहीं आया समझ में, फिर परिभाषा चेंज कर दे। नहीं, 3 परिभाषा दे दी, और क्या चाहिए बाबू। अगर समझ में आ गया तो आप सैकड़ों परिभाषा बना सकते हैं। इसे तो मेरा कहना है कि रटो नहीं, रटाओ नहीं, समझ के बनाओ और समझो। तो समझने से क्या हो, कहा समझ क्या होता है कि खुद अपना मानसिक चिंतन से परिभाषा निकलता है। परिभाषा कोई नहीं बनाता है बाबू। अगर सोचने की शक्ति आप में आ गया तो परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। सोचिए ना, जैसे कि इतना दुनिया में जो जितना वैज्ञानिक सब आए हैं, सब क्या, सब चिंतनीय थे, यानी सब सोचने पर टाइम दिए, यानी सोचे समझे, परिभाषा ऑटोमेटिक निकला। आ रहा है समझ में? जैसे फिर से हम परिभाषा दे रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है बाबू जिसमें किसी भी छोरों का क्या योगदान होता है, अहम योगदान होता है। यानी विकास का क्या होता है, अहम योगदान होता है। ये भी नहीं समझ में? अर्थात किसी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जो कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ था। एक नंबर पूछता है कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में। यूरोप में राष्ट्रवाद का कब उदय हुआ था, 19वीं शताब्दी में। आखिरकार राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। आया समझ में? यानी जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है बाबू, उसी को तो ही राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे हम अपने देश के प्रति सोच रहे हैं कि हम जैसे हम सोच रहे हैं कि तात्पर्य कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बच्चों को अच्छा से आसानी से समझ में आ जाए और वो अच्छा से नंबर मार्क्स लावे तो मेरे देश की प्रगति होगा बाबू। तो क्या होगा, ये हमारे देश के प्रति सोच है कि नहीं है, लगाव है कि नहीं है, यानी हम राष्ट्रवाद हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसी को तो बोलते हैं राष्ट्रवाद। कितना बाबू? जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसी को तो हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। अगर सोच और लगाव का विकास करेंगे तो एक से एक, देखो ना आजकल भारत में क्या क्या हो रहा है, एक से एक मिसाइल बन रहा है, एक से एक ट्रक हाईवे बन रहा है। यानी सिर्फ देश के प्रति लगाव है तब तो बन रहा है, देश के प्रति सोच रहे हैं तब तो आज विकास कर रहे हैं। तो इसी को तो राष्ट्रवाद बोलते हैं। फिर से परिभाषा बोल रहे हैं, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसी को तो हम बोलते हैं बाबू राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ऐसा राष्ट्रवाद तो समझा दो, राष्ट्रवादी के ग्राहक है। आजकल देखता है कि न्यूज़ पर राष्ट्रवाद के खिलाफ बोल रहा है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। तो राष्ट्रवादी की परिभाषा वही है बाबू कि जिस व्यक्ति में क्या भावना पनपती हो, अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना पनपती हो, उसी को तो हम राष्ट्रवादी बोलते हैं। आया समझ में? यानी हम अपने देश के प्रति कुछ बढ़िया सोच रहे हैं या लगाव है और भावना अच्छी अच्छी पनपती है तो हम क्या है, एक राष्ट्रवादी है। अगर ये सब नहीं है तो हम राष्ट्रवादी एक तरह के नहीं हो पाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया?
इतना ईजी में तो समझा चुका, आ गया होगा हमको हिसाब से। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवादी क्या बोलते हैं बाबू? जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति सोच या भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये 1 नंबर में पूछता है बाबू, और 2 नंबर में पूछता है बाबू। आखिरकार आपका आज चैप्टर हम चालू कर दिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद हम समझा चुके हैं बाबू कि राष्ट्रवाद क्या है। जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबू। ये रेगुलर सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी फैलाएं वीडियो बाबू, और कृपया सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिएगा। हमको क्या होता, उत्साह होगा तो और एक से एक आपके पास वीडियो बनावेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आज समझाने में ईजी हो। अब बताओ बाबू, इतिहास को इतना अच्छा समझा दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद पहले इतना समझता था? एकदम आसान समझाएंगे कि तुम्हारे एग्जाम में कलम रुकेगा नहीं, एकदम चलते रहेगा। कितना बढ़िया पढ़ाए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। आखिरकार राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? यानी जो व्यक्ति अपने देश के प्रति सोच या भावना का विकास करता है उसे ये राष्ट्रवाद कहते हैं। और तुमको ये भी बता दिए थे बाबू कि राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, और जिस व्यक्ति में क्या हो, अपने देश के प्रति सोच या भावना का क्या होता है बाबू, भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। कहीं छूटेगा ट्यूशन, कम से कम तुम्हारा आज कम से कम 3-5 नंबर का हो गया। 2 नंबर में पूछ देता है बाबू, और ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 को पूछ देता है। इतना शॉर्ट वीडियो में तुम्हारा 5 नंबर कन्फर्म है। आया समझ में? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अगर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करें बाबू तो मेरा क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा। अगर उत्साह बढ़ेगा तो और सोचेंगे और क्या क्या पर वीडियो बनाए कि बच्चे को क्या हो गए, लाभ पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय